हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बहुत 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 अच्छे होंगे और पेपर आपका बहुत बहुत अच्छा गया होगा। बच्चों, मैं पेपर का एनालिसिस लेकर आया हूँ मे 25 के अपने सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग के पेपर का एनालिसिस मैं आपको करवाऊंगा। इसमें मैं पेपर का सॉल्यूशन तो आज नहीं दूंगा। सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा जब आपके ग्रुप 1 के पेपर खत्म हो जाएंगे, तो उसके फ़ौरन बाद आपको पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज मैं पहले तो एमसीक्यू डिस्कस करूंगा और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है ना, मैं उसको डिस्कस करूंगा कि किस पेपर से यानी किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आया था। तो एक बार पहले पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं, कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर का क्वेश्चन आए थे, एमसीक्यू कहाँ से आए थे, डिस्क्रिप्टिव कहाँ से आया था, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। देखो बच्चा, पहले केस सिनेरियो क्वेश्चन 1 जो था उसमें टोटल मिलाकर 3 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के, जो पूरा के पूरे AS 7 से क्वेश्चन थे। ठीक है ना। तो तीनों क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 से थे। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली 7 नंबर का पूछता है आपसे डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, लेकिन इस बार उसने 2-2 नंबर के 6 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछ लिया उसने AS 7 से। ठीक है ना। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन AS 28 और AS 26 से था। ठीक है ना, कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे ये। फिर केस सिनेरियो 2 क्वेश्चन आया, उसमें 4 क्वेश्चन थे और चारों क्वेश्चन बच्चों अलग अलग डिफरेंट AS से थे। उसमें पहला क्वेश्चन था AS 9 से, फिर था 13 से, फिर था 11 से और उसके बाद 24 से था। तो ये मतलब 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन थे 8 नंबर में। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन था। फिर उसके बाद एक नॉर्मल क्वेश्चन आया AS 19 का 10 मार्क्स का, मतलब सेपरेट क्वेश्चन था, ये किसी केस सिनेरियो के साथ में नहीं था। फिर केस सिनेरियो 3 आया, उसमें 3 क्वेश्चन थे, वो तीनों बाईबैक के क्वेश्चन थे। ठीक है ना। तो बाईबैक का एक क्वेश्चन दिया हुआ था, वो 6 नंबर का बाईबैक का उन्होंने पूछा एमसीक्यू में। फिर 2 क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन थे, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, ठीक है ना, और एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था। तो टोटल मिलाकर ये एमसीक्यू का था आपका पोर्शन 30 मार्क्स वाला। और फिर डिस्क्रिप्टिव में आते हैं। डिस्क्रिप्टिव में देखो टोटल मिलाकर 6 क्वेश्चन होते हैं, आपको पता ही है। पहला क्वेश्चन AS 10 से था, ठीक है, जिसमें कॉस्ट ऑफ लैंड उन्होंने पूछा था कि कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना होगा, तो 7 नंबर में था। फिर AS 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए आपका 7 नंबर का क्वेश्चन था। फिर बेटा 2 नंबर में 14 नंबर का क्वेश्चन था फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो ये वही क्वेश्चन था जो क्लास में मैं नॉर्मली बच्चों को करवाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि बैलेंस शीट से क्वेश्चन पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा, और वही क्वेश्चन उसने पूछ लिया। ठीक है ना। तो बैलेंस शीट से 14 नंबर का क्वेश्चन था। फिर थर्ड क्वेश्चन उन्होंने कैश फ्लो से 7 नंबर का पूछा, और बेटा 25 AS 25 से उन्होंने 7 नंबर का क्वेश्चन इस बार पूछ लिया। ठीक है। तो जो AS 25 से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था वही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। मैंने क्लास में बोला भी था कि अगर पूछेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, और वही उन्होंने 7 नंबर में पूछ लिया। चौथा क्वेश्चन अमालगमेशन का एज यूजुअल 14 नंबर का क्वेश्चन। फिर पांचवा क्वेश्चन इस बार जो है कंसोलिडेशन से उन्होंने 2 पार्ट में पूछा। एक तो कंसोलिडेटेड P&L पूछा 10 नंबर का, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान, बस खाली इनकम और एक्सपेंसेस को जोड़ना था। ठीक है ना। और उसके बाद एक कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए छोटा सा 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। तो ये 14 नंबर का कंसोलिडेशन से था। फिर AS 6 जो है उसमें एक तो AS का बेसिक का क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछे, और फिर एक AS 20 का था, 28 का था, उसी में और करके। तो आप अगर थ्योरी का लिखना चाहो तो थ्योरी का लिख सकते थे, और AS 28 का बुक का ही क्वेश्चन था, स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन था, हमारी किताब में भी था, वो क्वेश्चन करवाया हुआ क्वेश्चन था, तो वो 4 नंबर में था। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिविडेंड से था। डिविडेंड में वही जो कंडीशंस वाला होता है कि आउट ऑफ रिजर्व से कितना डिविडेंड बांट सकते हैं, तो वो 4 नंबर का क्वेश्चन था। और ब्रांच में इस बार क्वेश्चन था आपका होलसेल ब्रांच से, तो वो क्वेश्चन था 6 नंबर का। ठीक है ना। तो ये पेपर आपका जैसे देखो एज यूजुअल हम मानकर चलते हैं पेपर वैसे ही आया था। आपको पता है कि 60-70 नंबर का पेपर फिक्स्ड होता है, तो वो 60-70 नंबर का पेपर फिक्स था बिल्कुल। बाकी 30 मार्क्स का जो वेरिएबल वो है, वो किसी भी AS से क्वेश्चन पूछ लेता है, और वो इस बार भी वही हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 60-70 नंबर का पेपर फिक्स्ड है, बाकी 30-40 नंबर का या 35 नंबर का पेपर आप उसमें गैस करोगे तो धुएं में लाठी चलाने के बराबर होता है, कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस बार देखो AS 25 से पूछ लिया, पिछले किसी भी अटेम्प्ट में AS 25 से क्वेश्चन नहीं पूछा था, इस बार पूछ लिया। पिछले किसी भी अटेम्प्ट में 28 से क्वेश्चन नहीं पूछा था, इस बार पूछ लिया। ठीक है ना। तो इसलिए जो पेपर का प्रेडिक्शन करना बड़ा आसान है, 60-70 नंबर फिक्स्ड होता है, बाकी वेरिएबल पेपर कभी किसी चैप्टर से कभी किसी चैप्टर से पूछा जाता है नॉर्मली। इसके अलावा बच्चों, मैंने हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि देखो पेपर इंस्टीट्यूट हमेशा लेंथी बनाता है, पेपर मुश्किल नहीं आता, पेपर लेंथी बनाता है। इस बार भी मुश्किल नहीं था, लेंथी पेपर था।
बच्चों ने जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी उसने बहुत आराम से 3 घंटे में पेपर कर दिया होगा, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी बेटा वो पेपर छोटा होगा उनका। नॉर्मल बात है, पेपर हमेशा इंस्टीट्यूट आपको लेंदी ही देगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया पेपर का एनालिसिस। चलिए अब हम बात करते हैं, अच्छा ये जो मैं एनालिसिस शीट है ये आपको टेलीग्राम चैनल से मेरे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं, पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है ना उसको डिस्कस करता हूं एक बार। एमसीक्यू क्वेश्चन देखो जी बेटा, मैंने ये चार्टेड स्टडीज टेलीग्राम चैनल से ये मैंने पेपर को, ठीक है, डाउनलोड किया है, वहीं से अपलोड किया है। अगर आप चाहो तो वहां पर जाकर अपलोड कर सकते हो। ये देखो केस सिनेरियो का क्वेश्चन नंबर 1 था, ये AS7 का। तो एक बार पढ़ता हूं, इसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, ग्रे लिमिटेड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टावर सिंस 15 ईयर्स। ये 15 सालों से टावर बना रहे हैं। अल्फा लिमिटेड गेव ए कॉन्ट्रैक्ट टू ग्रे लिमिटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 टावर्स। 2 टावर बनाने का इन्होंने ठेका लिया। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 2 टावर है 160 करोड़, मतलब एक का है 80 करोड़, ठीक है। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रे लिमिटेड हैज एस्टिमेटेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट विल बी 141 करोड़। इट इज एज्यूम दैट कंस्ट्रक्शन विल बी कंप्लीटेड इन 3 ईयर्स। मतलब शुरू में उनको लग रहा था कि मेरा टोटल कॉस्ट इनकट होगा 141 और कॉन्ट्रैक्ट 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। ईयर 1 में ही ग्रे लिमिटेड का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट था वो रिवाइज होकर 150 करोड़ पहुंच गया। यानी पहले एस्टिमेट जो लगा रहे थे 141 करोड़ वो नहीं होगा बल्कि 150 करोड़ होगा। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 द कंस्ट्रक्शन हैज द कस्टमर हैज रिक्वेस्टेड फॉर ए वेरिएशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कस्टमर नाउ वांट टू कंस्ट्रक्ट 3 टावर्स इंस्टेड ऑफ 2 टावर्स। The term of the contract will not change. Construction of the tower will be completed simultaneously. मतलब यह है कि सेकेंड ईयर में जाकर वेरिएशन हो गया, एक टावर और बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जिसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू भी चेंज होगा और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वेरिएशन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल इंक्रीज बाई 80। तो जो पहले 160 था वो अब हो जाएगा 80 बढ़कर 240, और जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है वो 75 से इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पहले 150 थी वो 75 बढ़कर अब 225 हो जाएगी, ठीक है ना, 225। ग्रे लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू मेजर द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑन द बेसिस ऑफ proportion ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड टू द टोटल एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। मतलब वही डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना है कॉस्ट के बेसिस पर। कॉस्ट इनकर्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज 35.25 करोड़, ये पहले साल है। 148.5 करोड़ इंक्लूडिंग अनयूज्ड मटेरियल 2.25 करोड़, ये सेकेंड ईयर के एंड तक है। तो अगर मैं यहाँ पर 1.5 में से इसमें से 2.25 माइनस कर दूं तो ये होगा 146.25 करोड़, ठीक है जी। और टोटल कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज कॉस्ट हो गया ईयर 3 के एंड, मतलब 225 करोड़। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन गिवन इन अबव केस सिनेरियो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 2 3। आपको 1 से 3 तक क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे पहले आपसे कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट इज द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड टू टोटल एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1 एंड ईयर 2 रिस्पेक्टिवली। मतलब डिग्री ऑफ कंप्लीशन पूछ रहा है। तो पहले साल आपने जो कॉस्ट इनकट किया है वो 35.25 करोड़ इनकट किया है। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट था 150 करोड़ इंटू 100 करोड़। तो पहले साल के एंड में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आ जाएगा आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन 35.25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 150, ये हो गया 23.5%। तो पहले साल के एंड में तो ये कॉस्ट इनकट हो गया। दूसरे साल के एंड में भी पूछ रहा है आपसे, तो दूसरे साल के एंड तक कॉस्ट इनकट हो गया था 146.25। तो सेकेंड ईयर के एंड तक जो होगा तो 146.25 डिवाइडेड बाई 150 पहले से था, 75 का कॉस्ट और इनकट हो गया यानी 225 इंटू 100। तो 146.25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 225, ये हो गया 65%। लो जी, तो पहले साल में डिग्री ऑफ कंप्लीशन 23.5 था, दूसरे साल में 65% था, तो आंसर होगा बी, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है बी। सेकेंड ईयर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज एट द एंड ऑफ ईयर 1। ईयर 1 में कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज होगा, प्रॉफिट पूछ रहा है। तो बेटा डिग्री ऑफ कंप्लीशन पहले साल के एंड में था 23.5, पहले साल के एंड में जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू था वो था 160। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना आएगा देख लो जरा, 160 इंटू 23.5%, ये होगा 37.6,
उसके बाद बेटा कॉस्ट इनकट कितना था 35.25 करोड़ पहले साल के एंड तक, तो 35.25, तो 2.35 करोड़ आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट होगा पहले साल के एंड में। तो आंसर इज ए। ठीक है जी, ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज इन ईच ऑफ ईयर? हर साल कितना कितना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा? तो पहले साल देख लो कितना होगा। तो पहले साल टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू था 160, तो 160 इंटू 23.5, तो पहले साल तो 37.60 था। सेकेंड ईयर आपका रेवेन्यू चेंज हो गया, वो हो गया 240, तो 240 इंटू, और कंप्लीशन था 65%, तो 240 इंटू 65%, तो टोटल हो गया 156। इसमें से 37.60 माइनस कर दो, तो 118.40 सेकेंड ईयर का रेवेन्यू हो गया। और थर्ड ईयर का टोटल रेवेन्यू हो गया 240 माइनस पहले 2 सालों में 156, तो 240 माइनस 156 84। तो पहले साल का रेवेन्यू ये है, दूसरे साल का ये है, तीसरे साल का 84 है। तो देख लो जिसमें ये ऑप्शन होगा। तो बेटा 37.6, 118.4 और 84, तो इसका आंसर है बेटा सी। तो ये हो गया AS7 का क्वेश्चन। ठीक है ना, ये AS7 का क्वेश्चन हो गया बेटा। 6 नंबर के क्वेश्चन ये आपके कंप्लीट हो गए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये AS28 का क्वेश्चन है। इसमें कहता है, मतलब ये AS21 बोलो, इसको 28 बोलो या 29 बोलो, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है। ये 28, 29 भी बोल सकते हो इसको। X Limited has entered into a binding agreement with Beta Limited to buy a custom made machine for 2 lakhs। इन्होंने एक मशीन खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, और कॉन्ट्रैक्ट भी है बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। बाइंडिंग मतलब अब इसको तोड़ नहीं सकती कोई पार्टी। During the year 24-25, X Limited has to change its method of production due to change in market trend। ठीक है, before the delivery of the machine, X Limited had already changed its method of production and new method will not require the machine ordered। मतलब इन्होंने एक मशीन ऑर्डर किया, एक मेथड कोई अप्लाई किया होगा प्रोडक्शन का। अब मशीन आने ही वाली थी, उससे पहले ही कहते हैं मेथड हमने चेंज कर दिया, और नए मेथड में जो मशीन आ रही है उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बताइए, मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब कैंसिल भी नहीं कर सकते, तो मशीन तो आपका आएगा। तो कहते हैं नाउ द कंपनी डिसाइडेड टू चेंज विल नॉट रिक्वायर। नाउ द कंपनी डिसाइडेड टू स्क्रैप इट्स आफ्टर डिलीवरी। कंपनी ने कहा जैसी मशीन आएगी उसको हमें स्क्रैप करना पड़ेगा। फिर द एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू है 25,000। मशीन वाज रिसीव्ड ऑन 10th October 24 एंड वाज स्क्रैप्ड ऑन 15th October। यानी 10 तारीख को आया, 15 तारीख को उसको स्क्रैप कर दिया। तो स्क्रैप कितने में किया होगा? 25,000 में। पेमेंट कितना करना पड़ा होगा आपको? 225 में, 2 लाख में। तो बेटा आपको 2 लाख का पेमेंट करना पड़ा होगा, 25,000 आ गया आपके पास। तो एक तरीके से 175 का आपका कॉस्ट इनकट हुआ। तो 175 को आपको इमीडिएटली P&L अकाउंट में चार्ज कर देना चाहिए, ये आपका लॉस हो गया। ठीक है ना। अब आपसे यही पूछ रहा है कि क्या ट्रीटमेंट होगा। तो मशीन अकाउंट डेबिटेड 2 लाख, बैंक अकाउंट क्रेडिटेड 2 लाख, ये नहीं है बेटा, क्योंकि स्क्रैप भी तो है 25। इंपेयरमेंट 175 और बैंक, ये भी नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख एंड बैंक, ये भी नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस 175, बैंक क्रेडिटेड 175, ये ठीक है, क्योंकि बेटा 2 लाख था ना, 25 तो आ ही गया ना। तो 1.75 लाख का आपका लॉस हुआ और इतना ही खर्चा हुआ एक तरीके से। तो ये आपका आंसर है डी। ठीक है। ABC Limited is in the business of creating content for various OTT platform. The company has developed a technical know-how by incurring expenditure of 25 lakh. The company started using the asset from 1st April 2019. The management of the company is of the view that the asset has infinite lifetime and therefore not amortize the asset till date. अब मैनेजमेंट का व्यू है कि एसेट की यूजफुल लाइफ इनफाइनिट पीरियड ऑफ टाइम तक है। तो बेटा देखो, एसेट का कोई भी इंटेंजिबल एसेट है, उसका इनफाइनिट यूजफुल लाइफ तभी ले सकते हो जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो। खाली व्यू से काम नहीं चलेगा कि व्यू है, आपको स्ट्रॉन्गली अपना एविडेंस देने पड़ेंगे, ऑडिटर को बताना पड़ेगा कि देखो इनफाइनिट पीरियड ऑफ टाइम इसकी लाइफ है। अदरवाइज इंटेंजिबल एसेट की यूजफुल लाइफ को हम 10 साल से ज्यादा नहीं लेते हैं। तो आप मैक्सिमम लाइफ 10 साल लोगे अनलेस इट इज प्रूव्ड बाय मैनेजमेंट विथ कन्विंसिंग एविडेंस that useful life is higher than 10 years। समझ गए ना। तो बेटा 10 साल आपको लाइफ लेना पड़ेगा
मैनेजमेंट के व्यू से कुछ नहीं होता। अगर 10 साल से ज्यादा लाइफ मानोगे तो फिर आपको कन्विंसिंग एविडेंस देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने अमोर्टाइजेशन ना करके गलत किया है, 10 सालों में इसको अमोर्टाइज करना है। आगे पढ़ते हैं क्या है, आगे कहते हैं व्हाट शुड बी द टोटल अमोर्टाइजेशन इंक्लूडिंग करंट एज वेल एज द प्रीवियस ईयर अमोर्टाइजेशन टू बी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो 1/4/2019 को आपका कॉन्ट्रैक्ट मतलब एसेट को यूज करना चालू किया और आज है 31 मार्च 24, तो कितने साल हो गए बेटा, 5 साल हो गए, 5 ईयर्स हो गए। तो आपने एसेट बनाया था 25 में, 10 साल अगर उसकी यूजफुल लाइफ है तो 2.5 हर साल का अमोर्टाइजेशन होना चाहिए था, इंटू 5 कर दो, तो 12.5 लाख का अमोर्टाइजेशन होना चाहिए आज तक, यानी इंक्लूडिंग करंट ईयर और पास्ट ईयर। तो पीएनएल में इस बार 12.5 लाख जाएगा। द आंसर इज डी, 12.5 लाख इंक्लूडिंग करंट ईयर अमोर्टाइजेशन टू बी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट। ये आपका आंसर है डी, सी, ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं केस सिनेरियो 2। केस सिनेरियो 2 है, इसमें बेटा 4 एएस से क्वेश्चन पूछा गया है, एएस 9 से, एएस 13 से, एएस 11 से और एएस 24 से। तो एक बार जरा पढ़ लेते हैं। हेल्थ इंडिया लिमिटेड, एक मिनट बेटा, हेल्थ इंडिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 is engaged in production and distribution of medicines. It has manufacturing plant at Baddi, Himachal Pradesh and Bhopal, Madhya Pradesh. It also imports medicine from Pharma Inc. New York, United States. यानी बाहर से भी ये आउट ऑफ इंडिया से भी गुड्स खरीदते हैं। On 1st January 24, HI Limited sold 2 lakh strips, यानी HIL Limited sold 2 lakh strips of medicine to D Limited for rupees 50 lakh and 60 days of credit। तो 2 लाख इंटू 50 कितना हो गई, 2 लाख इंटू 50 1 करोड़, 1 करोड़। कॉस्ट पर स्ट्रिप ऑफ दिस मेडिसिन वाज 20, यानी टोटल कॉस्ट था 40 लाख। एक मिनट बेटा, 50 रुपए नहीं था, सॉरी, ये टोटल था 50 लाख रुपए का, टोटल 50 लाख का था, कॉस्ट थी 40 लाख। डी लिमिटेड पेड 20% ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन 5 जनवरी 2024, यानी 50 लाख का 20% उसने इमीडिएटली दे दिया, मतलब 10 लाख अभी दे दिया, बाकी 40 लाख अभी बचा हुआ है, ठीक है। इन मार्च 2024 डी लिमिटेड इज हैविंग सिग्निफिकेंट कैश फ्लो इश्यूज, ओके, यानी जिस कंपनी को गुड्स बेचा था उसके कुछ कैश फ्लोज के इश्यूज हो गए, एंड इज ट्राइंग टू रेज फंड थ्रू बैंक लोन टू रन इट्स ऑपरेशन। अब वो बैंक लोन लेना चाहती है ताकि अपने ऑपरेशन को चालू कर सके। हाउएवर इट इज अनेबल टू डू सो एंड नॉट एबल टू रिलीज पेमेंट टू HIL एंड ऑन ड्यू डेट। Subsequent to this, it has gone under liquidation on 15th March 2024. At the time when medicine was sold by HIL to D Limited, there was no reason for HIL to believe that it will not be able to collect the sale proceed from D Limited in future. तो देखो, जब हम गुड्स बेचते हैं उस वक्त हम ये रिलायबल एस्टिमेट लगाते हैं कि क्या अल्टीमेट कलेक्शन प्रोबेबल है या नहीं है। अगर सेल रिकॉग्नाइज करते वक्त हमको लग रहा था कि पेमेंट मिल जाएगा तो आप सेल रिकॉग्नाइज कर लेते हो, बाद में जाकर कोई अनसर्टेनिटी अराइज होती है तो हमको या तो प्रोविजन बनाना पड़ता है, और अगर बैड डेट्स हो गया तो बैड डेट्स मान लेते हैं, लेकिन सेल में चेंज नहीं करते फिर, ठीक है, अगर एक बार सेल रिकॉग्नाइज कर लिया आपने तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनको कोई रीजन नहीं था ये बिलीव करने का कि पैसे नहीं मिलेंगे। तो जब इन्होंने सेल रिकॉग्नाइज किया यानी जनवरी 2024 में, उस वक्त हमको पक्का पता था कि पैसे मिल जाएंगे, हमको लग रहा था पक्का पक्का। ये जो सिचुएशन अराइज हुई ये बाद में हुई जाकर। फिर ऑन 1 अप्रैल 23 HIL has made an investment of 200 lakh in equity share of Rose Limited, of which 50% is made in the long term and rest was temporary, यानी करंट थे। तो 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट जो थे वो करंट थे और 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट जो थे वो नॉन करंट थे, मतलब करंट और नॉन करंट। रिलाइजेबल वैल्यू अब है इनकी 50 लाख एज रोज लिमिटेड लॉस्ट ए कॉपीराइट। तो बेटा 50 लाख, जो 200 लाख के इन्वेस्टमेंट 50 लाख उनकी मार्केट वैल्यू हो गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब 25 करोड़ इसकी हो गई और 25 करोड़ इसकी हो गई, 25 लाख, करोड़ नहीं लाख है।
तो 25 लाख इसकी, 25 लाख इसकी, तो इसमें रिडक्शन 75, इसमें भी रिडक्शन 75 हो गया। अब कहते हैं इट इज अपरेंट दैट रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट टेम्परेरी, इसका मतलब रिडक्शन परमानेंट है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी उसकी मार्केट वैल्यू पर दिखाना पड़ेगा और जो लॉस होने वाला है उसको भी पीएनएल में डालना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट इन्वेस्टमेंट पर जो लॉस होने वाला है 75, वो तो पीएनएल में जाएगा ही जाएगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर लॉस होने वाला है 75, वो भी पीएनएल में जाएगा, क्योंकि ये परमानेंट रिडक्शन है। समझ गए? ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने एक मेडिसिन इंपोर्ट की $2.5 लाख की 1 जनवरी 2024 को, पेमेंट करोगे 17 अप्रैल को। कहते हैं एक्सचेंज रेट थे 1 अप्रैल को 76, 1 जनवरी जिस दिन आपने मेडिसिन लिया खरीदा उस दिन 81 का रेट था, क्लोजिंग बैलेंस पर 80 था, और जिस दिन सेटलमेंट होगा उस दिन रेट था 79। समझ गया? ये एक्सचेंज रेट थे। अब आपसे कहता है HIL इज वर्किंग ऑन स्ट्रेटेजिक प्लान टू क्लोज द प्रोडक्शन यूनिट ऑफ भोपाल ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। भोपाल वाले प्रोडक्शन यूनिट को ये बंद करना चाहते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव द क्लोजर ऑफ भोपाल प्लांट ऑन 1 अप्रैल 24, यानी डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया क्लोजर, और उसने फॉर्मली अनाउंस कर दिया 10 मार्च को जाकर। ठीक है, और कंपनी बाइंडिंग एग्रीमेंट में गई 21 अप्रैल को। तो आपने पढ़ा होगा AS 24 के हिसाब से इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट कब अकर होता है? व्हेन द formal plan has been approved and announced by board of director, or binding agreement has been made for the sale of asset whichever occurred earlier। तो इसमें देखो, प्लान का अप्रूवल मिला 1 मार्च को और अनाउंस हो गया 10 मार्च को, लेकिन बाइंडिंग एग्रीमेंट में गए 21 अप्रैल को। तो 10 मार्च और 21 अप्रैल विच एवर इज अकर्ड अर्लियर, तो वो IDE हो जाएगा। तो IDE मतलब इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट जो होगा वो 10 मार्च होगा, यानी फॉर्मल प्लान हैज बीन अप्रूव्ड एंड अनाउंस्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरा बाइंडिंग एग्रीमेंट आपने कर लिया हो। इन दोनों में से जो पहले हो जाए, तो पहले तो अनाउंसमेंट हुआ है 10 मार्च को, तो बेटा 10 मार्च को इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट होगा। ठीक है ना? रिपोर्टिंग डेट है 31 मार्च को। अब आपसे 6 से 9 यानी 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन पूछ रहा 4। कहता है हाउ द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ मेडिसिन टू डिलिमिटेड विल बी डन बाय HIL अंडर AS 9 एंड व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड अमाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो देखो बेटा, 50 लाख का सेल जो आपने माना था वो मान लोगे, और बाद में जाकर जो 40 लाख को आपका नहीं मिला है अनरियलाइज, वो बैड डेट्स हो जाएगा, तो वो बैड डेट्स मानकर PNL में चला जाएगा। ये ट्रीटमेंट होगा। तो ये जहां भी ऑप्शन है देख लो। रेवेन्यू 50 लाख विल बी रिकॉग्नाइज सब्सिक्वेंटली अनरियलाइज अमाउंट 50 लाख, नहीं ये नहीं है। रेवेन्यू 40 लाख, ये भी गलत है। रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज 50 लाख एंड सब्सिक्वेंटली अनरियलाइज अमाउंट 40 लाख विल बी डेबिटेड टू बैड डेट्स। हाँ ये ठीक है, सी इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन कहते हैं हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 एज पर AS 13। तो बेटा मैंने बताया 100 के इन्वेस्टमेंट ये थे, 100 लाख के ये थे, 25 की मार्केट वैल्यू इसकी, 25 की इसकी, दोनों में ही रिडक्शन कितने का हो रहा है? 75। तो दोनों का ही रिडक्शन PNL में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये परमानेंट डिक्लाइन है। करंट का तो लेते ही लेते हैं, अब लॉन्ग टर्म का भी आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ए परमानेंट डिक्लाइन, और परमानेंट डिक्लाइन के केस में इन्वेस्टमेंट को उसकी मार्केट वैल्यू पर लेकर आते हैं, और जितना रिडक्शन होने वाला है, जितना आपको लॉस होने वाला है, वो PNL में चला जाता है। ठीक है, तो 50 का रिडक्शन यानी 75 रिडक्शन इन कैरिंग अमाउंट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट विल बी चार्ज टू PNL, देयर विल बी नो इम्पैक्ट, ये तो नहीं। 75 लाख इन कैरिंग अमाउंट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट विल बी चार्ज टू PNL, द रिडक्शन ऑफ 75 लाख इन कैरिंग वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो बी चार्ज टू PNL। बेटा ये है, ठीक है ना? मतलब करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों का PNL में चला जाएगा। ठीक है, दोनों का ही PNL में चला जाएगा। एक मिनट, ये मेरा चल नहीं रहा क्या? एक मिनट बच्चों, ये चल नहीं रहा, मेरा बोर्ड नहीं चल रहा बेटा। इसको जरा, अच्छा हुआ नजर पड़ गई।
हाँ जी बेटा, तो दोनों ही, ये सी आंसर होगा इसका, और क्या आंसर होगा, 75 जो है वो पीएनएल में जाएगा और 75 जो लॉन्ग टर्म वाला है वो भी पीएनएल में चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर है इसका सी। फिर उसके बाद है ascertain द लॉस गेन टू ड्यू टू चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट टू बी रिकॉग्नाइज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो देखो, जब आपने गुड्स खरीदा उस दिन एक्सचेंज रेट था, जिस दिन आपने गुड्स खरीदा उस दिन एक्सचेंज रेट था बेटा 81 और 31 मार्च को एक्सचेंज रेट है 80, तो 1 रुपया कम हो गया तो आपको पेमेंट करना है, तो आपको फायदा हो गया। तो 2.5 लाख इंटू 1, तो 2.5 लाख रुपए का गेन हो गया जो आपको पीएनएल में भेजना है। ठीक है, तो 2.5 लाख का गेन हो गया जो आपको पीएनएल में भेजना है। तो यहाँ देखो, तो 2,50,000 एक्सचेंज गेन शुड बी क्रेडिटेड टू पीएनएल, 5 लाख एक्सचेंज गेन शुड बी क्रेडिटेड टू पीएनएल। तो ये होगा आपका, ए ही आंसर हो जाएगा। 2.5 लाख का गेन हुआ वो पीएनएल में चला जाएगा। और उसके बाद में आपसे पूछता है इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट कब हुआ। तो इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट 10 मार्च को हुआ। ठीक है ना, द आंसर इज ये। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन, ये AS 19 का क्वेश्चन है, सेल एंड लीज बैक का। तो एक्स लिमिटेड सोल्ड प्लांट एंड मशीनरी हैविंग WDV ऑफ 60 लाख टू वाई लिमिटेड फॉर 75 लाख, फेयर वैल्यू है 75 लाख। तो फेयर वैल्यू भी 75 लाख है और बेचा भी आपने 75 लाख पर ही है। तो बेटा डेफर्ड अमोर्टाइजेशन कुछ भी नहीं होगा, मतलब डेफर्ड नहीं होगा प्रॉफिट जो फ्यूचर में जाकर अमोर्टाइज हो। तो जो भी प्रॉफिट होने वाला है वो इमीडिएटली पीएनएल में चला जाएगा। तो 75 60 उसमें से माइनस कर दो WDV, तो 15 लाख का इमीडिएट प्रॉफिट होगा वो पीएनएल में चला जाएगा। ठीक है, तो एक्स शुड अमोर्टाइज, ये नहीं, एक्स शुड रिकॉग्नाइज पीएनएल 15 लाख इमीडिएटली, यही आंसर है बी। नेक्स्ट, अब ये बाईबैक का क्वेश्चन है। बाईबैक के क्वेश्चन में शेयर कैपिटल दे रखा है आपको, इक्विटी शेयर 10 ईच फुली पेड, 11% रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर 100 ईच फुली पेड, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड पीएनएल का बैलेंस दे रखा है दोनों का मिलाकर, डिवेंचर दे रखे हैं, करंट लायबिलिटी, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, कैश एट बैंक, अदर करंट असेट। कहते हैं ऑन 1 अप्रैल 24 जेड लिमिटेड ने अपने सारे इन्वेस्टमेंट 5% प्रीमियम पर रिडीम कर दिए। उसके बाद कहता है जेड लिमिटेड ने बॉट बैक किए 8 लाख इक्विटी शेयर 20 के हिसाब से। तो 8 लाख मतलब 8 इंटू 20, तो 160 लाख का पेमेंट करना पड़ा होगा आपको। बाईबैक ऑथराइज्ड है फुली बाई आर्टिकल, नेसेसरी रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया। रिपेमेंट ऑफ फॉर बाईबैक ऑफ शेयर विल बी मेड थ्रू अवेलेबल बैलेंस इन द बैंक अकाउंट। ठीक है, to finance redemption of preference share and buyback of share, company has decided to sell investment 98 lakh. Okay. Z Limited had 80,000 equity stock option outstanding on the above mentioned date to employee at 15 per share when the market price was 20 per share. This was included under the head current liability. On 1st April 24, 70% of employee exercised their option. मतलब 80,000 में से 70% ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, मतलब 56,000 ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया। तो इसकी एंट्री क्या बनी होगी वो मैं बना देता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट 56,000 इंटू 15, तो ये आएगा 8,40,000। ESO आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट होता है, तो 56,000 इंटू कितना होगा बेटा, 20 और 15 5, 2,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल आया होगा 56,000 इंटू 10, यानी 5,60,000। बाकी जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाता है, तो वो कितना होगा 840 प्लस 280 माइनस 5,60,000, तो 5,60,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया होगा। ये एंट्री बनती है शेयर इशू करने की अंडर इसॉप, तो ये एंट्री बनाई होगी। अब आपसे पूछ क्या रहा है, कहता है बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन गिवन इन केस सिनेरियो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 11 12 13 का आंसर देना है। व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ऑन 31 मार्च 25। तो CRR का बैलेंस क्या होगा, तो देखो आपने 200 लाख के प्रीफरेंस शेयर रिडीम करे हैं, तो 200 लाख तो 200 लाख तो जो होगा वो आपको CRR बनाना पड़ा होगा। फिर आपने कितने 8 लाख,
तो 8 इंटू 10, 80 लाख का आपको बनाना पड़ा होगा मतलब बाईबैक के लिए CRR। तो टोटल हो गया 280 प्लस 50 का CRR पहले से था, तो 330 का CRR का बैलेंस दिख रहा होगा। आप देख लो 330 का CRR का बैलेंस दिख रहा होगा, पहले से 50 दिख रहा था ना। हाँ, पहले से CRR 50 था, तो 330 का CRR का बैलेंस दिख रहा होगा। तो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है जी, बी। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट विल बी द कैश एंड बैंक बैलेंस। तो कैश एंड बैंक बैलेंस देखो कितना होगा, पहले से कितना था कैश एंड बैंक बैलेंस, पहले से था 320 लाख। तो 320 लाख पहले से था, उसके बाद में प्लस 8.4 शेयर इशू करके आया इसॉप वाले, प्लस 98 इन्वेस्टमेंट से आया, माइनस 210 प्रीमियम के साथ में प्रीफरेंस शेयर का गया होगा, और माइनस 160 बाईबैक का गया होगा। 80 इंटू 20, देख लो कितना बचा होगा। तो 320 प्लस 8.4 प्लस 98 माइनस 210 माइनस 160, 56.40, ये आपका बैंक बैलेंस बचना चाहिए। द आंसर इज ए। ठीक है जी, ए। अच्छा जी, कहते हैं व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ रिजर्व ऑन 31 मार्च 25 एक्सक्लूडिंग CRR, CRR को छोड़कर। तो देखो आपने इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या माना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम से इन्होंने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और प्रीमियम ऑन बाईबैक को राइट ऑफ किया है, और बाकी CRR जो बनाया है वो जनरल रिजर्व से बनाया है। ठीक है, तो CRR था मतलब जो जनरल रिजर्व था और PNL का बैलेंस था वो पहले से था 600, और सिक्योरिटी प्रीमियम जो पहले से था वो कितना था, सिक्योरिटी प्रीमियम पहले से था इनके पास 100। सिक्योरिटी प्रीमियम इनके पास पहले से 100 था, समझे। आपने इन्वेस्टमेंट बेचे, उसको बेचने से 3 का प्रॉफिट हो गया, तो 3 तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने CRR बनाया प्रीफरेंस शेयर का 200, और फिर आपने 80 का CRR और बनाया होगा बाईबैक के लिए, क्योंकि और 8 लाख इंटू 10। इधर देखो आपने 10 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया होगा, और 80 का प्रीमियम ऑन बाईबैक के लिए यूज किया होगा राइट ऑफ करने के लिए। अब ये बैलेंस बचे हैं, देख लो कितना होगा। अच्छा, और सिक्योरिटी प्रीमियम एक आया भी है, एक सिक्योरिटी प्रीमियम आया भी है 5.60। वो कब आया है, वो आया है आपका इसॉप के अंडर। तो 100 प्लस 5.6 माइनस 10 माइनस 80, तो ये बचेगा 15.60। और इधर देखो 600 प्लस 3 माइनस 280, ये होगा 323। तो बच्चों 323, तो जनरल रिजर्व 323, प्रीमियम 10 लाख, ये नहीं है। जनरल रिजर्व 243, ये नहीं है। जनरल रिजर्व 323, सिक्योरिटी प्रीमियम 1560, ये आंसर है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में इन्होंने ये माना है, जो आंसर इन्होंने दे रखे हैं वो ये मानकर दे रखे हैं कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर और प्रीमियम ऑन बाईबैक ही इन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया है। वैसे आपको बता दूं, जिन कंपनीज के ऊपर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं वहां पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर को आप सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं कर सकते, समझ गए ना। इसी तरीके से आप सिक्योरिटी प्रीमियम को बाईबैक के CRR बनाने के लिए यूज भी कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने जो आंसर दिए हैं वो इस हिसाब से दिए हैं कि प्रीमियम ऑन बाईबैक को और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर को इन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया है, और बाकी CRR जो बनाया है वो इन्होंने फ्री रिजर्व से बनाया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका बाईबैक का। और कुछ है? अच्छा, बस यही क्वेश्चन था। अच्छा, अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था 2 नंबर में। पास्ट लिमिटेड हैड फॉलोइंग आइटम अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस इन बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 25। सिक्योरिटी प्रीमियम 90, कैपिटल रिजर्व 40, रिवैल्यूएशन रिजर्व 70। द कंपनी का एक्यूमुलेटेड बैलेंस है 280। अब बैलेंस शीट में कहते हैं कैसे दिखाएंगे, क्योंकि निगेटिव बैलेंस ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, इन तीनों का ऐड करना है। इन तीनों का 9, 4, 13 और 7, 200 है, और PNL का डेबिट बैलेंस इसमें से माइनस करोगे तो 18 निगेटिव में आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल। तब भी इसको आपको फेस ऑफ दी
बैलेंस शीट दिखाना पड़ेगा अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस माइनस करके 80 करके दिखाना पड़ेगा। तो ये आंसर है, रिजर्व एंड सरप्लस 80 लाख दिखाना पड़ेगा आपको बैलेंस शीट में। और ये देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जे लिमिटेड हैज कम अक्रॉस द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। देयर इज ए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी फॉर विच नो प्रोविजन हैड बीन मेड। This contingent liability was settled at 7,500 and also 6,000 was recovered from insurance company in this regard. तो बेटा देखो आपका जो पेमेंट गया आपके पास से नेट वो 1500 गया और आपको लॉस भी 1500 ही हुआ, समझ गए? तो 1500 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और 1500 ही बेटा आपके बैंक बैलेंस से कम हो जाएगा। तो इसका आंसर है रिकंस्ट्रक्शन डेबिट बैंक क्रेडिट 1500, यही आंसर है बेटा आपका। बाकी आप घुमाते रहो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो रिकंस्ट्रक्शन में 1500 जाएगा क्योंकि 7500 की कॉन्टिजेंट लायबिलिटी 6000 इंश्योरेंस कंपनी से आपको मिल जाएगा या मिल गया, तो मतलब 1500 का ही आपका खर्चा हुआ और 1500 ही आपकी जेब से गया होगा। तो ये हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस थे। आइए अब एक बार मैं आपको जल्दी से फटाफट डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस दिखा दूं। तो डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन देखो बेटा, ये AS 10 का क्वेश्चन था बेटा, आपकी इंस्टीट्यूट की बुक का ही क्वेश्चन है। AS 10 का इसका सॉल्यूशन मैं जल्दी बनाकर दूंगा आपको, अभी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, मैं सॉल्यूशन प्रॉपर्ली बनाकर दूंगा। ये क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर बी जो है कौन से का है, हाँ इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है बेटा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना था इसमें AS 13 के हिसाब से। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 7 नंबर का आपके स्टडी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है ये भी, तो इसका भी मैं सॉल्यूशन बनाकर दूंगा। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन बेटा, ये तो देखो इसमें थोड़ी सी उन्होंने 1-2 चीजें ऐड कर दी हैं, बाकी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है जो हमने क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। सिर्फ बैलेंस शीट बनानी थी इसमें, ठीक है, सिर्फ बैलेंस शीट बनानी थी और कुछ नहीं। तो 1-2 चीजें उसने ऐड कर दी हैं इसमें, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है जी, सिर्फ बैलेंस शीट बनानी थी, बाकी 1-2 चीजें ऐड कर दी हैं और कुछ नहीं है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन था। फिर ये आपका अमालगमेशन का क्वेश्चन था, ये कैश फ्लो का क्वेश्चन है, सॉरी ये कैश फ्लो का क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन है 7 नंबर का। उसके बाद में बेटा ये है आपका AS 25 का क्वेश्चन 7 नंबर में, ठीक है ना, 7 नंबर में AS 25 का क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन के मैं सॉल्यूशन दूंगा। ये अमालगमेशन का क्वेश्चन है 4 नंबर। फिर उसके बाद आपका अमालगमेशन का क्वेश्चन में एंट्री पूछी थी, परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री पूछी थी और उसी की बुक में रियलाइजेशन अकाउंट पूछा है आपसे, रियलाइजेशन अकाउंट और कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैं बनाकर दूंगा आपको। फिर ये कंसोलिडेशन में एक तो आपसे पूछा गया PNL, बहुत ही आसान, बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था ये, तो समझ लो बेटा जिसने PNL पढ़ के गया होगा उसने आराम से इस क्वेश्चन को बना दिया होगा, आराम से। तो कंसोलिडेटेड PNL और उतना ही आसान बेटा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बनाने के लिए था कि डिविडेंड का ट्रीटमेंट पूछ रहा है कि अगर प्री पोस्ट प्रॉफिट से डिविडेंड बांटा है या प्री प्रॉफिट से बांटा है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। ये 14 नंबर का लड्डू क्वेश्चन। अच्छा जी, उसके बाद ये था क्वेश्चन नंबर 28, मतलब ये है 6 का A, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ AS मैंने बोला था 4 नंबर का थ्योरी का। फिर ये AS 8 का क्वेश्चन, वो 28 का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें रिवैल्यूएशन हुआ था। तो रिवैल्यूएशन से पहले आपने डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर रखा होगा, फिर बाद में इम्पेयरमेंट होगा, इम्पेयरमेंट लॉस जो होगा पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट होगा, फिर जो बचेगा PNL में जाएगा। ये आपका डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व रूल से क्वेश्चन था, तो ये भी मैं आपको सॉल्यूशन बनाकर दूंगा। और ये आपका ब्रांच का क्वेश्चन था, ये होलसेल ब्रांच का स्टडी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, 6 नंबर में। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन थे, क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए मैंने आपको MCQ डिस्कस कर लिए और एक बार पेपर दिखा दिया, तो इसका सॉल्यूशन मैं जल्दी ही आपको दूंगा। सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, मैं वैसे वीडियो भी लेकर आऊँगा लेकिन टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। जो भी चीज़ आपको चाहिए हो टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। और बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर आप सबके पास है ही, आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स।